आज करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? ह्यूमन बीइंग इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कि एसेक्सुअली? तो पहले पहले यही लिखा हुआ है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो वेरिएशंस जरूर आएंगे, यानी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और विविपेरस है कि ओविपेरस? ऑल मैमल आर विविपेरस? गलत है। मोस्ट ऑफ द मैमल आर विविपेरस, सम आर ओविपेरस। जैसे प्लेटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस। और इससे पता चलता है, अंडे देने की प्रवृत्ति से पता चलता है कि इनका जन्म हुआ है किससे? रेप्टाइल से। दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, इसमें क्या क्या आएगा? काफी बार पूछा गया है। सबसे पहले गैमिट बनना आएगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो गैमिट ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गैमिट बनेगा, और मेल के गैमिट को स्पर्म और फीमेल के गैमिट को ओवा, या आगे चल के लिखा ऊटिड, ऊटिड भी बोलते हैं। अब ये गैमिट यानी मेल गैमिट, चूंकि ऊ गैमस कंडीशन है, बहुत हायर ग्रुप के हम लोग मेंबर हैं, ऊ गैमस कंडीशन सबसे हायर ग्रुप वालों में होती है। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें जो ये है स्पर्म, ये ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, और फिर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि इनका फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और तब जाके जाइगोट बन जाएगा, और यहाँ पर पुलाइडी हो जाएगी एन की जगह 2n। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और डेवलपमेंट में एक अवस्था आएगी जिसका नाम है क्या? पहले आएगी मारुला, बाद में आएगी ब्लास्टुला। तो पहले मारुला आएगी, उन्होंने इसको लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ये हमारा यूनिक करेक्टर है। ब्लास्टोसिस्ट बहुत यूनिक करेक्टर है ह्यूमन बीइंग का, और वो अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से। ब्लास्टुला किससे अटैच हो जाता है? यूट्राइन वॉल से। और जब यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग में कितने दिन का है? तो लगभग 9 मंथ का होता है, 9 मंथ। और उसके बाद पार्चुरिशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी, इसके लिए फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स काम करता है, जो आगे आप पढ़ोगे, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स काम करेगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला? जितने भी इवेंट होते हैं, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आफ्टर द प्यूबर्टी ही स्टार्ट होता है, लगभग 11-12 सालों के बाद ही स्टार्ट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के रिप्रोडक्टिव इवेंट में? फीमेल जो होता है, कह रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन लगातार बनेगा मेल में, और जबकि ओवम का फॉर्मेशन सीज हो जाएगा लगभग 50 की उम्र में, क्योंकि इस समय मीनोपॉज आ जाता है, और मीनोपॉज के बाद हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और ओवरी वेस्टिजियल हो जाती है, इसीलिए एग बनाना छोड़ देती है या ओवम बनाना छोड़ देती है। तो ये दोनों में एक अंतर है। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, या जितना हो पाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक कॉमन सी चीज, हमेशा पेल्विक रीजन में होता है, हमेशा पेल्विक रीजन में होता है। अभी आप फीमेल भी पढ़ोगे तो उसमें ये भी मिलेगा आपको। दूसरी बात, हमेशा मेल हो या फीमेल हो, 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो सकता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ओवरी। उसके बाद मेल की एसेसरी डक्ट अलग है, फीमेल के एसेसरी डक्ट अलग है। मेल के ग्लैंड्स अलग हैं, फीमेल के ग्लैंड्स अलग है। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया अलग है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया अलग है। तो लेकिन 4 भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर मेल का एसेसरी डक्ट, मेल का एसेसरी ग्लैंड, और मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जब फीमेल पढ़ेंगे तो फीमेल में ओवरी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ एसेसरी डक्ट में कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा, ये सारी सर्विक्स। और उसके बाद ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मेमरी ग्लैंड फीमेल में आ जाएगी, और भी ग्लैंड्स होती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में फीमेल में पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर्स, ये सारे पढ़ेंगे। और मेल में पढ़ेंगे पेनिस पार्ट, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो जाएगा। इस फिगर की संभावना काफी कम है, लेकिन ये फिगर काफी बार आया है। इस फिगर से क्वेश्चन काफी बार आया है, ABCD करके पूछ लेता है, तो ये फिगर जरा ध्यान से देख के जाइएगा। और ये फिगर काफी कम बार आता है, ये बस टेस्ट वाले ही आपस में खेलते रहते हैं, है ना। दैट ऐसे हमें पता है ना कौन सी मतलब की चीज है, कौन सी खिलाने की। तो एक होता नहीं, गली बॉयज को बॉल दी जाती है तो ऐसे दे दी जाती टप्पा मार के, है ना,
लेकिन जब विराट को और जब विराट कोहली को खिलानी हो तो भाई उसके लेवल की गेंद फेंकनी पड़ेगी, सही है कि नहीं है? द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो टेस्टिस होती है वो सिचुएटेड होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? इसका कारण क्या है? तापमान का कम करना। अच्छा, क्योंकि स्पर्म इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इतने सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके कि वो मर जाते हैं, यानी उनका डेवलपमेंट या मैचुरेशन होता नहीं है। इसीलिए ऐसा ना हो तो बॉडी के बाहर आ जाते ताकि कूलिंग हो सके। तो देखिए, स्क्रोटम एक पाउच है जो एब्डोमेन के बाहर होता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्डोमेन के अंदर ही होता है, और इसको बोलते हैं पाउच को स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। कौन सा टेम्परेचर? लो की वो हीट लो। और कितना डिग्री लो? तो 2 से 2.5 डिग्री। 2 से 2.5 डिग्री किसके? नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये काफी बार गड़बड़ कर सकते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिख दिया तो भी हो सकता है गलत मान ले, क्योंकि बॉडी तो बाहर से भी टेम्परेचर देखते हैं, अंदर से भी, तो अंदर का टेम्परेचर से तुलना की गई है। और ये नेसेसरी है किसके लिए? स्पर्म बनने के लिए, वरना स्पर्म बन नहीं पाएगा, और बना भी तो मैच्योर नहीं होगा, उसका टेल वगैरह फॉर्मेशन नहीं होगा। एडल्ट्स में जो टेस्टिस होता है वो ओवल होता है। टेस्टिस का शेप कैसा है? जबकि ओवरी का शेप आलमंड शेप। ओवरी आलमंड शेप है और यूट्रस पियर शेप है, वो भी इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप। और इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? थिकनेस दी नहीं हुई है, थिकनेस होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। क्लियर? और द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस के चारों तरफ डेंस कवरिंग होती है। ठीक है? और इस डेंस कवरिंग का नाम पूछा जा सकता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और हर एक टेस्टिस के अंदर, जैसे अब ये टेस्टिस के अंदर हम देखेंगे तो करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और ये जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं इनका नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखिए लिखा है कि हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर एक लोब्यूल के अंदर अगर हम चले तो इसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम इसके अंदर गए ऐसे, तो अब ये चैम्बर से बहुत सारे, इनके अंदर 1 से 3 तक हाईली क्वाइल्ड वो होती है। ठीक है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एसेप्टी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, वो भी हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड 2 जगह इस्तेमाल किया इन्होंने, एक तो किसके लिए? एसेप्टी के लिए, और दूसरा एपिडिडाइमिस के लिए। तो याद रखिएगा, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है कितना? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, और इसे एसेप्टी कहते हैं, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइनिंग पाई जाती है, तो लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, यानी 2 टाइप की सेल्स होती है अंदर। इसके अंदर की तरफ 2 टाइप की सेल होती है। एक सेल को बोलते हैं जो ऐसी होती है, इस तरह की क्यूब लाइक, वो क्यूब लाइक सेल को हम बोलते हैं क्या? मेल जर्म सेल। और एक होती है लंबी लंबी कॉलुमनर, उस कॉलुमनर सेल को बोलते हैं क्या? सार्टोली सेल या नर्स सेल। सार्टोली सेल या नर्स सेल। तो एक तो हो गई कौन सी? अंदर की तरफ, एसेप्टी के अंदर की तरफ 2 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। एक है मेल जर्म सेल, इसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल का नाम और फीमेल जर्म सेल का नाम ऊगोनिया। फीमेल जर्म सेल का नाम है ऊगोनिया। और जैसे मदर सेल आता था प्लांट में, यहां गोनिया वर्ड आएगा, और गोनिया हमेशा 2n होगा, 2n याद रखिएगा। और दूसरी सेल सार्टोली सेल है, इसी को नर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये नरिश करती है किसको? स्पर्म को। जैसे वहां पे टैपिटम ने नरिश किया था पॉलन ग्रेन्स को, यहाँ पे नरिश कर रहा है कौन? यहाँ नरिश कर रहा है सार्टोली सेल। अब इन्होंने कहा कि जो मेल जर्म सेल होता है, मेल जर्म सेल, वो अब मियोटिक डिवीजन करेगा। अभी मैंने हिंट दिया था कि जर्म सेल या गोनिया वो 2n होता है, अभी मैंने हिंट दिया था, उसमें 2n बराबर 46 होता है। ठीक है? तो अब उसमें मियोसिस डिवीजन कराएंगे तो वो n हो जाएगा, n बराबर 23 हो जाएगा। इसीलिए मियोसिस से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या मेंटेन रहता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज डीएनए का अमाउंट, दोनों मेंटेन रहता है। और क्या लिखा हुआ है? फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। इससे क्या हो जाएगा? फाइनली स्पर्म बन जाएगा, और स्पर्म एन होता है। और सार्टोली सेल को मैंने अभी नर सेल बोला था, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रिशन देता है किसको? जर्म सेल को। जर्म सेल को पहले देता है, जब जर्म सेल से वो स्पर्म बन जाएंगे तो उन्हें भी न्यूट्रिशन देता है। लेकिन अगर पहले पूछा जाए तो जर्म सेल।
कह रहा है एसएफटी के बाहर, मान लो ये एक एसएफटी है, ये दो एसएफटी है, ये तीन, आपकी बार में से टीएस काट के देख रहे हैं, तो इसके बाहर का ये एरिया जो होता है ना, ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये रहा इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो ब्लड वेसल लिखा है, नर्व इसलिए नहीं लिखा, लेकिन नर्व नहीं होगा तो सब वहां पे कोई भी जो चीजें होगी वो फील कैसे होगी। तो ब्लड वेसल होता है, इंटरस्टिशियल सेल होती है इस स्पेस में, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, जैसे ये रहा इंटरस्टिशियल स्पेस, और स्पेस में कुछ सेल है, इन सेल को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। देखो स्पेस का जो नाम है वही सेल का नाम है। इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, क्योंकि लीडिंग नाम के व्यक्ति ने इसे खोजा था। अब लीडिंग सेल जो होती है वो क्या करती है, वो बनाती है टेस्टिकुलर हार्मोन। कब, जब इस पे आईसीएसएच हार्मोन काम करता है। आईसीएसएच को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या मेल का एलएच। मेल में एलएच को क्या नाम दिया जाता है, आईसीएसएच। मेल के एलएच को क्या बुलाते हैं, आईसीएसएच का पूरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, जब ये इसे स्टिमुलेट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से इसके अंदर जो बन रहा है मटेरियल वो बाहर आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी टेस्टिस के हार्मोन जो बन रहे थे वो बाहर आ जाएंगे। और टेस्टिस के हार्मोन को अभी हम लोग ने 11th के आखिरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या बोलते थे, एंड्रोजन। ग्रुप का नाम है एंड्रोजन, मेन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो मेन हार्मोन इज, और ग्रुप इज नोन एज, और कह रहे हैं अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी पाई जाती है। मतलब इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल का मतलब ऐसी होती है कि अगर मान लो वहां कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी रोकने के लिए क्या होता है, सेल्स पाई जाती हैं। और एक समस्या और हो सकती है, स्पर्म हमारी बॉडी का पार्ट है, तो फॉरेन स्पर्म पहले तो बना नहीं, शुरुआती दौर में 11 से 12 सालों में बनना चालू हुआ, तो हमारी बॉडी कहीं उसे वो ना समझ बैठे, दुश्मन यानी पराया ना समझ बैठे, इसके लिए भी इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल काम करती है। ठीक है ना, तो यानी दो फायदे हैं, एक तो दुश्मन को मारेंगी और अपने सेल को बचाएंगी, तो दो फायदे इससे। अब आ गए हम डक्ट सिस्टम पे। तो डक्ट सिस्टम में देखिए, पहले हमने बोला एसएफटी से स्टार्ट करें। एसएफटी से एक डक्ट बाहर आती है, जो एसएफटी से डक्ट बाहर आती है, ठीक है ना, उसको आपको जब ये कई सारी ये डक्ट निकलेगी तो एक जाल बन जाएगा। इस जाल को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। सबसे पहले क्या बनेगा, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आया तो क्या हो जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। बाहर आने का मतलब वासा इफ्रेंसिया। तो देखिए सबसे पहले एसेसरी डक्ट में क्या क्या आएगा, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, आगे चल के एपिडाइडमिस, और फिर हाँ, तो ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिस की जो होती है ये ओपन होती है वासा इफ्रेंसिया में। देखो अब थोड़ी शब्द को घुमा के बोल रहा है हम दिल्ली पहुंचे वाया झांसी, तो पहले दिल्ली बोल रहा है, झांसी बाद में बोल रहा है। तो वैसे ही कह रहा है टेस्ट, ये जो एसएफटी था ये खुला कहां पे, इसमें, लेकिन किसके थ्रू होते हुए, मतलब पहले क्या आया, रेडी टेस्टिस, बाद में क्या आया, और वासा इफ्रेंसिया। देखो इफ्रेंसिया का मतलब होता है बाहर जाना, इफ्रेंट मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो इफ्रेंसिया ही टेस्टिस को छोड़ देती है, मतलब यहीं से एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर पार्ट चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अब टेस्टिस के बाहर आ गया, देखो क्या लिखा है, द वासा इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, यानी वासा इफ्रेंसिया से ही टेस्टिस के बाहर आ गया। मतलब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर पार्ट है। और ये इफ्रेंसिया और रेटी टेस्टिस ये कौन सा था, इंट्रा की एक्स्ट्रा, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में आएगा। और जबकि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और जो भी ट्यूब्स है आगे की, ये सब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहलाएंगी। इसमें दिया नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, यानी वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ दिया और खुल गया कहां, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस कहां होता है, एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर होता है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड पर है। और हाईली क्वाइल ट्यूब ये भी होती है, ये हाईली क्वाइल ट्यूब होती है। दिखती तो छोटी सी है, लेकिन अगर इसको ओपन करें तो ये मीटर्स में चली जाती है, यानी हाईली क्वाइल ट्यूब है एपिडिडाइमिस। और ये पोस्टीरियर सरफेस पर है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर सरफेस पर। एपिडिडाइमिस आगे चल के खुलेगी वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस में खुलेगी। और वास डिफरेंस जो है ना, पहले ऊपर जाएगी, एब्डोमेन में ऊपर जाएगी, और फिर नीचे आएगी। ठीक है, देखो पहले ऊपर गई, यहां देखो फिगर देखो आप, तब समझ में आएगा। पहले क्या गई, पहले ये एपिडिडाइमिस थी, और एपिडिडाइमिस पहले ऊपर गई। ऊपर जब गई तो क्या बनाया उसने,
वास्ट डिफरेंस ऊपर गई, कहाँ, एब्डोमेन में ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद इसने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर से फंदा बनाया, फंदा बनाने को मतलब उसके ऊपर से लूप बनाया, फंदा बनाने के बाद अब ये खुल गई यहाँ पे जाके खुल रही इस डक्ट के साथ, सेमाइनल वेस्किल की डक्ट प्लस इसकी डक्ट फ्यूज कर जाती है। जब सेमाइनल वेस्किल और इसकी डक्ट फ्यूज कर जाएगी तो बनती क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, यही चीज यहां लिखा हुआ है, जरा चेक करिए। तो पहले ऊपर गया, ऊपर जाने को असेंडिंग की डिसेंडिंग, तो असेंड किया किस तरफ, फिर उसने फंदा बनाया किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ओवर लिखा हुआ है। इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेस्किल, बोलता है अब इसी ने जो डक्ट आ रही थी फंदा बना के, ये इसने सेमाइनल वेस्किल से क्या एक और डक्ट रिसीव करी, अब ये और ये मिल करके एपिडिडाइमिस बना लेती हैं, क्या बना ले, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट बना लेगी, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी, ये देखिए लिखा है, जो डक्ट वहां से आ रही थी सेमाइनल वेस्किल की, इसने उसको रिसीव किया और दोनों कॉमन जब हो गई तो बन गया क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, या ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। कह रहा है पहले उसने इजैकुलेटरी डक्ट बनाया और वही इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के यूरेथ्रा में खुल जाएगा। और ये डक्ट का काम क्या है, जितनी भी डक्ट हैं ये स्टोर कर सकती हैं और स्पर्म को ले जा सकती हैं, कहां से, जहां से बना है, बना कहां है, टेस्टिस में, और कहां तक ले जा सकती हैं, यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा जो है वो ऑरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। क्वेश्चन पूछा जाए यूरेथ्रा कहां से कहां तक होता है, यूरेथ्रा ऑरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ये देखिए यूरेथ्रा यहां से स्टार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और यहां तक का पूरा एरिया कहलाता है, और इस लास्ट ओपनिंग को बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल मिएटस। ये रहा, कह रहा है यूरिथ्रा कहां से स्टार्ट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहां तक फैला हुआ है, पेनिस से होते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग में जाके खुल गया, एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम यूरिथ्रल मिएटस। तो यूरिथ्रल मिएटस, तो ये हो गया डक्ट सिस्टम हो गया। ये फिगर भी आया हुआ है, ये फिगर में बस 2-4 लाइनें हैं तो वो देख लीजिएगा। जैसे ये पूछा जाए नीचे की तरफ, यहां आपको लाइनें भले ही ना एग्जाम में क्लियर दिखाई पड़े, लेकिन आपको ये यहां लिखा है सार्टोली सेल, तो वहां सार्टोली सेल ही रट के जाना है, तो सार्टोली सेल। अगर यहां लिखा है इंटरस्टिशियल सेल तो इंटरस्टिशियल सेल ही आपको लिखना है, भले एरो कहीं इधर उधर दिखे। स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्मेटोगोनिया, यहां पर स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्मेटोजोआ। फिगर ब्लर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 चीजें तो 4 ही पूछेगा वो, 5वीं नहीं पूछेगा। अब इन्होंने कहा जो पेनिस पार्ट है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोला है, पेनिस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये स्पेशल टिश्यू का बनता है, वो इरेक्शन ऑफ पेनिस में मदद करता है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा, बोला गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इरेक्शन से क्या फायदा है, इंसेमिनेशन हो जाएगा, मतलब मेल से स्पर्म कहां चला जाएगा, फीमेल में चला जाएगा। मेल बॉडी से स्पर्म का फीमेल में चले जाना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। मेल की बॉडी से बाहर आने को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन, ठीक है ना। और टेस्टिस से बाहर आने को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। एसेप्टी से बाहर आने को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो 2-3 शब्द हैं, फिर से पूछ रहा हूं, टेस्टिस या सेप्टी से बाहर आने को, अच्छा मेल की बॉडी से बाहर आने को, फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाने को, तो इंसेमिनेशन कहते हैं। क्लियर। लार्ज एंड ऑफ पेनिस, ये फिगर में दिख रहा है, लार्ज एंड जो ये होता है, लार्ज एंड, ये इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और लूज स्किन को क्या बोलते हैं, लार्ज एंड को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, मैंने बोला था लूज स्किन को क्या बोलते हैं, फोर स्किन। तो फोर स्किन, अगर थोड़ा सा और अंदर क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो चांसेस बड़ा ही कम है, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा बता देते हैं। तो पेनिस के अंदर टोटल कितने कॉर्ड होते हैं, तो आंसर आएगा 3 इरेक्टाइल टिश्यू या कॉर्ड होते हैं। लेकिन ग्लांस पेनिस में कितने कॉर्ड होते हैं, ओनली वन, बस यही पूछता है, बाकी कुछ नहीं, कॉर्ड के नाम भी नहीं पूछेगा। मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे आ गए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे एक पेयर सेमाइनल वेस्किल आएगा और एक पेयर क्या आएगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और एक आएगा सिंगल वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखो एक है मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे क्या आएगा, एक पेयर सेमाइनल वेस्किल पढ़ा था अभी, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये पेयर है, ये पेयर्ड है बल्बो यूरिथ्रल, लेकिन ये अनपेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो मेल स्ट्राइल हो जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। यहीं से कैल्शियम निकलता है और कैल्शियम क्या करता है, स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है।
सिक्रीशन ऑफ, और कॉपर रोकता है, कॉपर टी में कॉपर यूज किया था, कॉपर रोकता है और कैल्शियम बढ़ाता है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। बताइए, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। यहां का जो सिक्रीशन होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। क्या क्या होता है, देखो सेमाइनल वेसिकल्स निकालती है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज और कैल्शियम भी निकलता है, अभी बोला था प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह से कैल्शियम निकलता है, और बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम स्पर्म को जीवित रहने में मदद करते हैं, कुछ दिनों तक स्पर्म को जीवित रहने में मदद करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो पेनिस को लुब्रिकेट करती है। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ स्टेटमेंट है, लिखा ना ऑल्सो हेल्प, यानी ये सारे काम तो कर ही रही थी, लेकिन ये एडिशनल काम कर रही है, क्या, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोटा था, फिनिश हो गया। फीमेल भी देखते हैं। फीमेल के लिए जो शर्त बताई थी वही है, क्या, 4 भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम ओवरी, ठीक है, और एक पेयर क्या होगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट होगा, और एक सिंगल यूट्रस होता है गर्भाशय, उसी के नीचे सकरे भाग को क्या बोलते हैं, सर्विक्स, और फिर वेजाइना, और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो देखो ये सारा तो किस में आ जाएगा, ये सारा आएगा सेसरी डक्ट में। एक्सटर्नल जेनिटलिया अभी पढ़ेंगे हम लोग, मॉन्स प्यूबिस, वो क्लाइटोरिस और हाइमेन, और ये सारा मॉन्स, वो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने क्या बोला था, सब कहां प्रेजेंट होगा, और ग्लैंड में उन्होंने मेन ग्लैंड केवल बताई है, दैट इज मेमरी ग्लैंड। देखो मेमरी ग्लैंड तो दोनों में होती है, तभी तो हम क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, मेमरी ग्लैंड फंक्शनल इन ऑल फीमेल, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। मेमरी ग्लैंड फंक्शनल पूछा जाए तो ऑल फीमेल, लेकिन मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑल द मैमल, ऑल द मैमल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। These part of system along with a pair of mammary gland integrated structurally and functionally, मतलब बोला गया ऊपर के जितने भी भाग थे वो मेमरी ग्लैंड के साथ मिल करके कई काम करेंगे। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से आया हुआ है कि क्या कई काम करेंगे। अब पूछ सकता है क्या नहीं करेंगे, तो ध्यान दो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेट हो जाते हैं सारे सिस्टम, और ओव्यूलेशन में मदद करेंगे सारे मिलकर के, फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे, प्रेगनेंसी में मदद करेंगे, बर्थ में मदद करेंगे, इवन चाइल्ड केयर में मदद करेंगे। यानी शुरू से चलिए, सबसे पहले ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पर या लगभग मिडवे पर ओव्यूलेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के बाद बर्थ यानी पार्चुरेशन, फिर उसके बाद चाइल्ड केयर यानी अब पोस्ट नेटल पीरियड तक मदद करेंगे, प्री नेटल से लेकर के पोस्ट नेटल पीरियड तक मदद करेंगे, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। फिर आगे ओवरीज जो होती है, अभी बताया था जब टेस्टिस पढ़ा रहे थे, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कि सेकेंडरी, तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी कैसा सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी, और प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, और वो फीमेल गैमिट बनाती है, फीमेल गैमिट को ओवम या ऊटिड भी कहते हैं, और यहीं से सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, यहीं से स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है। ओवरी से हार्मोन 2 तरह के निकलते हैं, एक तो ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, ओवरी में कॉर्टेक्स होता है कि मेडुला की दोनों, ओवरी के अंदर का ये एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहलाता है, ये स्ट्रोमा, ये लिखा हुआ है ना, द ओवरी इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी ओवरी के अंदर एक थिन एपिथेलियम है, और थिन एपिथेलियम जो होता है वो घेरे रखता है जिस एरिया को, उस एरिया को क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैंने बोला था अभी। और स्ट्रोमा 2 भागों में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अच्छा आपने और कहां पढ़ा है कॉर्टेक्स और मेडुला, किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और थाइमस, ठीक है ना, और कौन सी ग्लैंड, हाँ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये याद रखिएगा, सारे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएटेड होती है, और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है। तो जब पता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन पूछेगा तो उसमें नहीं होगी, अनडिफरेंशिएटेड रहती है। तो हर एक ओवरी का जो साइज होता है, ठीक है, हाँ हार्मोन की बात चल रही थी, तो यहां पे बनते हैं छोटे छोटे फॉलिकल्स, इनको ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफ्निक हो जाता, इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, और जो सबसे छोटे वाले को प्राइमरी फॉलिकल, इससे बड़े वाले को सेकेंडरी,
इससे बड़े वाले को और सबसे बड़े वाले को क्या बोलते हैं? ये सब कॉर्टेक्स में बनते हैं कि मेडुला में? कॉर्टेक्स में बनते हैं। साथ ही यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होंगी, यानी आर्टरी और वेन, और साथ ही नर्व वगैरह भी होगी, ताकि सप्लाई होती रहे चीजों की, ताकि जो चीज चाहिए वो इसको मिलती रहे, ताकि जरूरी चीजें इसको मिलती रहे। अब दो हार्मोन कहां से निकलेंगे? देखो ये जो जब मैच्योरिंग, ये जो ग्राफेन फॉलिकल जब डेवलप कर रहा होता है, तो अभी पढ़ेंगे उसमें थीका एक्सटर्ना बनेगा, थीका एक्सटर्ना, और एक होता है थीका इंटरना। इसमें से कहां से निकलता है एस्ट्रोजन? थीका इंटरना से, क्योंकि वो सेलुलर होती है और बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और यहां से सेलुलर है, ये आपको एस्ट्रोजन निकाल के सप्लाई करेगी, और एस्ट्रोजन से ही फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, साथ ही यहां पर जब ग्राफेन फॉलिकल फट जाएगा तो एक आउसेसी बॉडी बनेगी, उसे बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, जो कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद बनती है। ठीक है ना, और इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद के फेज को लूटियल फेज कहते हैं। और ये जो जब ये बनेगी तो उसके बाद यहां से भी एक हार्मोन निकलेगा, और वो हार्मोन कौन सा निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम। और यही हार्मोन फीमेल के अंदर एल्विलाई का निर्माण भी करता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्विलाई होती है उसको एक्टिव करता है, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट करता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ओवरी होती है लोअर एब्डोमेन की तरफ, यानी लोअर एब्डोमेन का मतलब हो गया पैल्विक रीजन, पैल्विक रीजन में होती है। हर एक ओवरी का मैंने शेप बता दिया था आलमंड से। अच्छा, ओवरी का साइज टेस्टिस से काफी छोटा है, टेस्टिस की लेंथ कितनी थी और यहां कितने लिखी है, यानी ओवरी छोटा है कि टेस्टिस छोटा है? ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि इसको कम एक ही गैमेट बनाना है और उसको बनाना था ढेर सारे गैमेट, और वो कनेक्टेड होती पेल्विक वॉल से, यानी ओवरी को सपोर्ट कौन दे रहा है? एक तरफ पेल्विक वॉल और दूसरी तरफ यूट्रस, और दोनों तरफ जिन भागों से जुड़ा हुआ है उन धागों को लिगामेंट कहते हैं। मतलब ये एक ओवरी है, इधर से पेल्विक वॉल से जुड़ गया है, ये देखो ये पेल्विक वॉल, यहाँ की दीवारें जो है वहां से ये धागा जोड़े हुआ है, और दूसरी तरफ बगल में है यूट्रस, यहाँ गर्भाशय है यूट्रस, तो वहां से भी ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी दोनों तरफ से इसको डुअल सपोर्ट मिल रहा है, तभी कोई जर्किंग होने पर भी चेंजेस नहीं होंगे। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, ये बता चुका हूं, कॉर्टेक्स और मेडुला, जितनी एक्टिविटीज होती है वो कॉर्टेक्स में होती है। ठीक है, ये वाला फिगर नहीं आएगा, लेकिन ये फिगर बहुत बार आया हुआ है। फिगर एक बार समझेंगे थोड़ा सा। ये है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसमें तीन भाग होते हैं। ये ओवरी है, ओवरी जो है ये देखिए इससे सपोर्टेड है, ये लिगामेंट्स है, इधर वाला लिगामेंट इन्होंने दिखाया नहीं है। अब इसका पहला भाग होता है ओविडक्ट का, ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसमें तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। इनका काम है जो ओव्यूलेशन के बाद एग निकलता है, एग नहीं बोलना चाहिए, सेकेंडरी साइड बोलना चाहिए, उसको ये कैप्चर कर लेता है, और ये अंदर से खोखला एरिया है, खोखले एरिया को ऑस्टिया कहते हैं, हालांकि खोखले छेद को ऑस्टिया कहते हैं, यहीं से एंटर कर जाता है, फिम्बरी के अंदर ऐसे होल है, वहीं से अंदर चला गया। इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, वो सेल डिवीजन चालू हो जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज चालू हो जाता है। फिर ये सकरा भाग जो यूट्रस की साइड है उसको बोलते हैं स्थमस, उसको बोलते हैं स्थमस। तो तीन भाग हो गए। फिर आपको बताया गया जी कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस जो होता है उसमें तीन भाग होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो डोम से भाग है उसको वो डोम से भाग है उसको फंडस बोलते हैं। ठीक है ना, ये बॉडी कहलाता है, बीच वाला ब्रॉड एरिया। सबसे सकरा भाग ये सर्विक्स कहलाता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक कैनाल है, उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है ना, और जब बोलते हैं फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा है, तो फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है सर्विकल कैंसर, है ना, सर्विकल कैंसर, है ना। इंडिया में कौन सा कैंसर है? अब वर्ल्ड में है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का। क्यों? पूरे वर्ल्ड में जो फीमेल्स हैं वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अब दूध ना पिलाने से अंदर दूध बंद तो गया, तो क्या होता है, कुछ गांठें तैयार हो जाती हैं, उन्हीं गांठों को बोलते हैं वो प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्यूमर,
और इससे हो जाता है। लेकिन भारत में तो भाई माँ का दूध तो बच्चे को तुरंत पिलाते हैं, इतना ज्यादा वो केयर है। और यहाँ पे क्या वो बहुत कम ऐसी पुरानी फीमेल्स हैं जो वो पैड्स यूज नहीं करते, अभी भी कपड़े यूज करते हैं। कपड़े अनहाइजीन होने के कारण इन्फेक्शन कर देते हैं, और उसी इन्फेक्शन की वजह से वेजाइनल कैंसर या सर्विकल कैंसर हो जाता है उनको। तो ऐसे याद रखो ना, देखो हाँ लॉजिक बता रहे हैं और क्या, भूलोगे ही नहीं। आगे, अब इसमें 3 भाग होते हैं, इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है पेरीमेट्रियम, अंदर होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम। अच्छा, एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिकल चेंज आते रहते हैं, और साइक्लिकल चेंज के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव होते रहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम ब्रेक भी होगा, और यहाँ रिपेयर भी होगा, और यहीं पर वो तैयारी भी की जाएगी ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। और ज्यादातर इम्प्लांटेशन इस जोन में होता है, क्योंकि ये काफी पैड जैसा मोटा होता है, और यहाँ फिर इम्प्लांटेशन काफी आसान होता है, और नरिशमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। अगर किसी गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया, अगर गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है ना, एसटीआई में पढ़ोगे। और ये है वेजाइना, और वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया से जुड़ा होता है, ठीक है। वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल बराबर बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है, और लेबर पेन प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी है, या बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, कडल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जितनी भी इमोशनल रिएक्शंस होती है वो वही सारी पैदा करता है। एक बार थ्योरी, ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ये सारे मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट बनाते हैं। हर एक फैलोपियन ट्यूब का साइज मैंने बताया था 10 से 12 सेंटीमीटर, और ये इसका पेरिफेरल भाग जो होता है ओवरी के करीब था, ठीक है, और यूट्रस के इस तरफ भी था। ऐसा पार्ट जो ओवरी के करीब था और फनल शेप था, यानी ऐसे चौड़े होकर सकरा हो जाता है, कीप के आकार का, उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। उससे जो उंगलियां निकली हुई थी, उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर जो निकले थे, उनको बोलते थे क्या, फिम्बरी। और फिम्बरी का ही काम है क्या, ओवुलेशन के बाद जो एग है उसको कलेक्ट करना। पहले तो यहाँ एक करेक्शन है कि एग नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं बोला है, प्राइमरी स्टेज में उसको बोलना चाहिए सेकेंडरी oocyte। वो आप माइंड में रखो कि सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन में निकलता है, ओवम नहीं, क्योंकि अभी एक माइटोसिस बाकी है। जब अगली माइटोसिस हो जाएगी तब जाके हम उसे एग बोलेंगे। और इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट किसको बोला था हम लोगों ने, एम्पुला को, और एम्पुला भी इज द मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज यहीं से स्टार्ट होता है। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट को क्या बोला था, इस्थमस। और ये कैसा होता है, नैरो ल्यूमेन वाला कि ब्रॉड, हमने बोला था नैरो, और किस तरफ होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है। यूट्रस को हम वोम भी कहते हैं, यानी बोलते नहीं कोक हिंदी में बोलते हैं कोक, और ऐसे बोलते हैं वोम, ठीक है ना। तो सिंगल होता है और इसको वोम भी बोलते हैं, और इसका शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप। ये रहा इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टे नाशपाती के आकार का। आपने पियर शब्द और कहां पढ़ा है, ब्रायोफाइट में नहीं पढ़ा है, पियर शेप कहां पढ़ा है, आपने पढ़ा है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में पायरीफॉर्म या पियर शेप एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और सेक्सुअल गैमेट भी बनते हैं, दोनों के लिए पढ़ा है। और ये भी पढ़ा होगा अनइक्वल लैटरली प्लेस्ड फ्लैजिला, और किसमें फ्लैजिला नहीं होता, रोडोफाइसी में, याद आया। और एक ग्रीन एल्गी होती स्पायरोगायरा, उसमें भी नहीं होता। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, कह रहा है इसको सपोर्ट दिया जाता है लिगामेंट द्वारा, यानी यूट्रस को भी कौन सपोर्ट देता है, लिगामेंट। ओवरी को तो दिया ही था, इन्होंने यूट्रस को भी दिया। और अटैच टू द पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है, तो वहां पे भी हम लोग ने पेल्विक वॉल इस्तेमाल किया था, यहां भी पेल्विक वॉल इस्तेमाल किया, वहां भी लिगामेंट ने सपोर्ट दिया, यहां भी लिगामेंट सपोर्ट देता है। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, यानी यूट्रस कहां ओपन होता है, वेजाइना में, और किसके थ्रू होते हुए, नैरो सर्विक्स। देखो नैरो वर्ड 2 जगह लिखा हुआ है, एक नैरो वर्ड सर्विक्स के लिए लिखा है, एक नैरो वर्ड स्टमस के लिए लिखा है। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखिएगा
कि नैरो दोनों ही होते हैं। और लिखा है सर्विक्स के अंदर की कैनाल का नाम सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना, अभी बोला था कि ये कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल ये दोनों मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। और यहीं पे मैंने आपसे बर्थ हार्मोन पूछा था, ऑक्सीटोसिन, उसी को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, उसी को लेबर पेन प्रोड्यूस हार्मोन भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने पूछा भी है कि जब डॉक्टर को डिलीवरी करानी होती है तो कौन सा हार्मोन प्रिफर करते हैं। हाँ, और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या सलाह देते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क, क्योंकि उसको वो होता है कोलोस्ट्रम और आईजीए रिच होता है। आईजीए की आईजीजी, बच्चे से मम्मी से प्लेसेंटा द्वारा कौन सा जाएगा, प्लेसेंटा एक्ट एज ए बैरियर, लेकिन वो आईजीजी को नहीं रोक पाता क्योंकि आईजीजी काफी छोटे होते हैं और वो आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है ना, जब पहली बार मम्मी का और बच्चे के बीच का कनेक्शन यानी प्लेसेंटा काटा जाता है, तो अगर मम्मी आरएस निगेटिव है और बच्चा आरएस पॉजिटिव है तो दोनों का ब्लड मिक्स हो सकता है, और दोनों के ब्लड मिक्स होने से मम्मी में, देखो मम्मी में क्या बनने लगेंगे, आरएच एंटीजन पहुंच जाएंगे तो एंटीबॉडी बनने लगेगी। मम्मी में आरएच एंटीजन पहुंच गए बच्चे से तो मम्मी की बॉडी ने आरएच एंटीबॉडी बना दिया, अभी जेनेटिक्स में आएगा, एंटीबॉडी बना दिया। जब अब मम्मी ने आरएच एंटीबॉडी बना दिया तो सेकंड डिलीवरी में मम्मी से बच्चे में चला जाएगा आरएच एंटीबॉडी, और बच्चे का आरएच एंटीजन मम्मी का आरएच एंटीबॉडी क्लम्प हो जाएंगे और बच्चा मर जाएगा। और अगर जिंदा भी रहा तो क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम से क्रिएट होगा, एनीमिया से सफर करेगा और डेथ उसकी होनी तय है, ये पक्की बात है। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसलिए बता दिया, यहां जल्दी समझ में आएगा। फिर लिखा हुआ है कि जब वेजाइना के साथ ये मिलकर के बर्थ कैनाल बना लेता है, और अभी आपने पढ़ा था कि यूट्रस में 3 दीवारें होती हैं, ठीक है, सबसे पतली दीवार का नाम है पेरीमेट्रियम। देखो पतली पेरीमेट्रियम कितनी पतली, मेम्ब्रेन जितनी पतली। आपने आपसे सवाल पूछो, पेरीमेट्रियम पतली है, कितनी पतली है, मेम्ब्रेन जितनी पतली है, ठीक है ना। मिडिल वाली मोटी लेयर है, कहीं भी मायो वर्ड आ जाए मतलब मसल की बात कर रहा है, और मसल कभी पतली नहीं हो सकती है, मसल हमेशा मोटी ही होगी, ठीक है। विच थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल की बनी होगी। याद करिए स्मूथ मसल जीआईटी में लिखा था, 11th के एनसीईआरटी में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था हम लोग ने, जीआईटी में लिखा था, और कहां पढ़ा था आपने, या वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले में पढ़ा था, जीआईटी में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और यूरिनल सिस्टम में, 3 जगह पे पाई जाती हैं। तभी तो यूरिन को ले जाती है, स्पर्म को ले जाती हैं, और किसको ले जाती हैं, और खाने को ले जाती हैं। ये आपकी उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मायोमेट्रियम जो होता है वही उसी लेयर को बोलते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट स्मूथ मसल कहां पाई जाती है, यूट्रस में, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। इतनी ज्यादा देखो जो पेट होता है मतलब गर्भाशय जो होता है इतना ज्यादा गुना फैल जाता है, फिर भी देखो कभी बस्ट नहीं होता। आपने सुना कभी बस्ट हो गया और सर्जरी करानी पड़ी हो, कभी नहीं, इतना स्ट्रांग होता है। यानी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल फाउंड इन द प्रेग्नेंट फीमेल, नॉट कि नॉर्मल में, नॉर्मल फीमेल में नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल में होता है लार्जेस्ट। मायोमेट्रियम के बाद आता है आपका एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की तरफ है और ग्लैंडुलर लेयर का बना होता है, यानी बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। अगर ग्लैंड है तो म्यूकस निकालेगी, म्यूकस निकालने के कारण ही जब ब्लीडिंग होती है फीमेल में, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो पहले फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज में 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो उस समय क्या होता है कि उस समय जो ब्लड है वो जो बाहर आता है वो कभी क्लॉट नहीं करता। क्यों क्लॉट नहीं करता, क्योंकि उसमें म्यूकस मिला हुआ है। अब जैसे हम लोग स्पिट कर दे, कहीं थूक दे, तो क्या थूक जमती कभी, क्योंकि म्यूकस है, म्यूकस कभी ना जमने देने वाला पदार्थ होता है, तो इसी कारण कभी ब्लड जमता नहीं। पूछा गया क्वेश्चन पहले पास्ट में, तभी मैं बता रहा हूं। इन एंडोमेट्रियम अंडरगोस, एंडोमेट्रियम में अभी बोला था लगातार साइक्लिकल चेंज आता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज आएगा। आगे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो पहले टूटेगा एंडोमेट्रियम, फिर रिपेयर होगा, फिर मोटा होगा, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंटेन हो सके। तो लिखा एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं और अभी आप पढ़ोगे भी, ठीक है। जबकि मायोमेट्रियम में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या डिलीवरी, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये लिखा हुआ है।
और इस समय एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम करेगा, जो करेगा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करेगा। है, याद आ रहा है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करेगा, लास्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल जाके देखिए। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस आता है। अच्छा, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस ऐसा ये लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा, उसके नीचे की तरफ होता है लेबिया माइनोरा, फिर यहां पर एक यूरिथ्रल ओपनिंग, फिर वेजाइनल ऑरिफिस, और यहां माइनोरा के जंक्शन पर क्लाइटोरिस, यहां क्लाइटोरिस, और इसके ऊपर का जो एरिया होता है पूरा फैटी एरिया, इस पे स्किन की कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, और इस पे जो हेयर होते हैं उसे बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो प्यूबिक हेयर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग, और ये क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसके अपर जंक्शन पे है? हाँ, अगर आपसे पूछे फैटी एरिया तो क्या बताएंगे? मॉन्स प्यूबिस, ये फैटी एरिया है, ठीक है ना, फ्लफी होता है। क्या लिखा है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जितनी चीजें पढ़ाई वो आएंगी। मॉन्स प्यूबिस आएगा, लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, हाइमेन क्या होता है वो बताएंगे, वो आएगा। हाइमेन होता है वजाइना के चारों तरफ की जो स्किन होती है, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस स्किन होती है, इसको बोलते हैं। क्लाइटोरिस आएगा। मॉन्स प्यूबिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैंने बोला था ना फ्लफी, फ्लफी स्ट्रक्चर है और फैट का बना हुआ है, फ्लफी है और फैट का बना हुआ है, ऐसे याद रहेगा। एफ से फैट, एफ से फ्लफी लेयर, और फ्लफी का मतलब ही होता है कुशन लाइक, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस इज द फैटी लेयर कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, मैंने बोला था ना उस पे जो हेयर होंगे उनको प्यूबिक हेयर बोलेंगे। लेबिया मेजोरा फ्लैसी फोल्ड था, लेबिया मेजोरा फ्लैसी फोल्ड है, फ्लैसी फोल्ड, ठीक है ना, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, और ये प्रेजेंट था किसके नीचे? ये प्रेजेंट था मॉन्स प्यूबिस के नीचे, और फ्लैसी फोल्ड है, ठीक है। फिर क्या बोला गया? ये सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को, ये रही वेजाइनल ओपनिंग, ये उसको घेर रहा है। फिर बोल रहा है लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड फोल्ड है, वो भी फ्लैसी फोल्ड है, लेकिन वो छोटा है थोड़ा, इसलिए नाम दिया गया लेबिया माइनोरा, और वो भी पेयर्ड फ्लैसी फोल्ड होता है, ठीक है, और वो मेजोरा के अंडर में रहता है, इसीलिए तो उसको माइनोरा नाम दिया गया, पहले मेजोरा फिर माइनोरा। उसके बाद द ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफन कवर्ड बाय पार्सली ए मेम्ब्रेन, मैं अभी बोल रहा था कि उसको हाइमेन बोलते हैं, यानी क्या, जो वेजाइनल की ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेनस पार्सली कवर्ड मेम्ब्रेन से ढका होता है, और उसे बोलते हैं हाइमेन। क्लाइटोरिस जो होता है टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, अभी तक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दो जगह इस्तेमाल किया गया, हाँ, एक फिमरी और एक यहां पर क्लाइटोरिस के लिए, इसलिए देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो हिंट देती हैं आपको। तो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि किसके अपर जंक्शन पे था? माइनोरा की मेजोरा, माइनोरा की मेजोरा, तो लिखा है एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रल। बताओ, ये इधर देखो, कह रहा है ये इसके अपर जंक्शन था, लेकिन किसके ऊपर? यूरिथ्रल ओपनिंग की वेजाइनल ओपनिंग? यूरिथ्रल ओपनिंग। और फीमेल में देखो दोनों ओपनिंग अलग है, मेल में दोनों ओपनिंग एक ही थी, यानी मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम वर्ड यूज किया जा सकता है, जबकि फीमेल में यूरिनल अलग है, जेनाइटल अलग है। ऐसा ही हमने फ्रॉग में भी पढ़ा था, मेल फ्रॉग में यूरिनोजेनाइटल बोला गया था, और फीमेल फ्रॉग में क्लोइकल, वो क्लोइका के अंदर दो सेपरेट ओपनिंग हो रही थी, याद है ना। हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ऑफ, हाइमेन अक्सर डैमेज हो जाता है, टॉर्न का मतलब डैमेज हो जाना, कब? फर्स्ट कोइटस में या फर्स्ट इंटरकोर्स में। हाउ एवर इट ऑल्सो कैन बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल और जोल्ट, ये और ब्रेक हो सकता है सडन फॉल और जोल्ट से, ठीक है। इंसर्जन ऑफ वेजिनल टैम्पॉन, और इंसर्ट करने से, वेजिनल टैम्पॉन को इंसर्ट करने से, या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक बैक हॉर्स राइडिंग, यानी हॉर्स बैक राइडिंग यानी घुड़सवारी करने पर, और क्या, साइकिलिंग करने पर, डांसिंग या स्विमिंग में भी डैमेज हो सकता है। इन सम ह्यूमन हाइमेन परसिस्ट रहता है इवन आफ्टर कोइटस, इसका मतलब इसका रहना या इसका ना रहना ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, यानी क्या होता है, इट इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, और आपसे ये पूछ लेगा कि फैट, ये क्या है, फैट लेयर है, ये देखो यहाँ पे रिफ्स है, रिफ्स, रिफ्स इसे सपोर्ट करता है मेमोरी ग्लैंड को। अगर पूछा जाएगा सपोर्टेड बाय विच बोन, तो रिफ्स। अगर आपसे पूछा जाएगा सपोर्टेड बाय विच मसल, तो पेक्टोरलिस मेजर, ये रहा पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर ये वाली है, और ये रिफ्स के बीच की मसल है,
कौन सी? इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच की मसल का नाम इंटरकोस्टल, और ये वाली मसल का नाम पेक्टोरलिस मेजर। और उसके बाद फैट होता है, और अमाउंट ऑफ फैट इज वेरिएबल इन ऑल द फीमेल। फीमेल में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, फिक्स अमाउंट में नहीं होता। और मेमरी ग्लैंड इज फंक्शनल इन ऑल द फीमेल, यानी सारी फीमेल में होता है फंक्शनल। मेमरी लोब ये रहा, पहले मेमरी लोब होगा, फिर एल्विलस होगा, फिर मेमरी डक्ट होगी, फिर ये एम्पुला होगा, और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट होगा, और फिर ये निप्पल, ओपनिंग को निप्पल बोल रहे हैं। और ये एक यहाँ पे एक पिगमेंटेड एरिया होता है जो डार्क कलर का होता है, उसे एरियोला कहा गया। यानी डार्क पिगमेंटेड राउंडेड एरिया इज नोन एज एरियोला। पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है जो अभी मैंने बोला है जस्ट। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। यानी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी फीमेल मैमल की, सभी फीमेल मैमल में। मेमोरी ग्लैंड इज पेयर्ड, मेमोरी ग्लैंड इज पेयर्ड स्ट्रक्चर। देखो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टर है, तो आंसर आएगा ऑल फीमेल मैमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी ब्रेस्ट कहते हैं इसको, फीमेल में ब्रेस्ट वर्ड यूज करते हैं और मेल में चेस्ट। दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू था। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट था कि फिक्स अमाउंट ऑफ फैट? वेरिएबल अमाउंट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 18 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। बताइए हर एक में कितने होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। और बोला जा रहा है कि उसके अंदर जो क्लस्टर ऑफ सेल होगा उन्हें क्या बोलेंगे? एल्विलाई। एल्विलाई टर्म लंग्स में भी यूज करते हैं, दांतों की कैविटी के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जबड़े के कैविटी जहां दांत फिक्स होते हैं उसे भी एल्विलाई कहते हैं। और मेमोरी ग्लैंड की जो क्लस्टर ऑफ सेल होती है उन्हें भी क्या कहते हैं? एल्विलाई। एल्विलाई की जो सेल है वही मिल्क निकालती है। देखो क्या लिखा, मिल्क कौन बनाएगा? एल्विलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। और स्टोर कहां होता है? उन्हीं के ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है, एल्विलाई के ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है। एल्विलाई ओपन होता है कहां पे? मेमोरी ट्यूब्स में। एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स, एल्विलाई मेमोरी ट्यूब्स में ओपन हो गया। जो ट्यूब्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी डक्ट, यानी ये ज्वाइंट कर लेती क्या? मेमोरी डक्ट। तो ये मेमोरी डक्ट ज्वाइंट कर लेती है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, यानी कई सारी जो होती है वो ज्वाइंट करके बना लेती है वाइडर मेमोरी एम्पुला। यानी सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out। यानी क्या होता है? which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out। यानी वहीं से मिल्क जब बच्चा सक करता है तो वहीं से मिल्क बाहर आ जाता है। अच्छा, गैमिट बनने को क्या बोला गया था? गैमिटोजेनेसिस। फीमेल में गैमिट बनने को क्या बोलते हैं? और मेल में गैमेट बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमेशा गैमेट बनते थे। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम लिखे थे, एक तो गैमेट बनाना, दूसरा हार्मोन बनाना। तो देखो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम, और दोनों गैमेट बनाते हैं, एक में स्पर्म बनता है एक में ओवा बनता है। और बोल रहा है इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल थी जिनको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। बताइए मेल जर्म सेल इमेच्योर थी कि मैच्योर? इमेच्योर। नाम क्या था? 2n थी कि n? 2n होती है, उसी से स्पर्म बनेगा। इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा पर वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है मेल में। ठीक है ना, माना की संख्या कम हो जाती है पर कभी स्टॉप नहीं होता। और इट बिगिंस फ्रॉम द प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले क्या होगा? थोड़ा सा इसको समझिए, इधर समझिए। ये टेस्टिस में एसएफटी, ये एसएफटी है,
एसएफटी में ये है जर्म सेल और ये सार्टोली सेल, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया 2n बराबर 46, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो पहले होगी माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी तो एक से अनेक स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, ठीक है, एक से अनेक स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं, ठीक है, मिलियंस में बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं, और इनकी संख्या तो लिमिटेड है, इसलिए इनकी नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस करानी पड़ती है, इसको बोलते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब अगला फेज चालू हो जाएगा, कौन सा, फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ में क्या होगा, किसी एक स्पर्मेटोगोनिया की साइज देखें तो बढ़ जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गई, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ होगा तभी तो डिवीजन करेंगे, ग्रोथ एंड डिवीजन इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब उसके बाद यहां, अब ये जब ग्रोथ हो जाएगी तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ग्रोथ होने से पोलैरिटी बदल जाती है, तो 2n बराबर 46, 2n बराबर 46। अब इसमें हो जाएगी मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस दो स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एक से दो बनेगी कि चार, दो बनेगी, और दोनों की पोलैरिटी हाफ हो जाती है, n/2c, n/2c। यहां पे नंबर हो गया 23, नंबर हो गया 23, लेकिन अगला मियोसिस सेकंड बाकी है, अगला मियोसिस सेकंड जब होगा तो वो भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल हुआ है, वो भी इक्वल है। अब इससे दो सेल बनेगी, रुक जाइए, पहले इनको नाम दे देते हैं, पहले देख लीजिए कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ये थी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेप्टी है, सेप्टी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n बराबर 46 थी। सबसे पहले माइटोसिस हुई, इसके नंबर बढ़ गए, फिर उसके बाद इनमें ग्रोथ होने लगी, हर एक स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने से पोलैरिटी नहीं बदलती। अब इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट, पहले फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट हुआ तो इक्वल हुआ कि अनइक्वल, इक्वल हुआ तो एक से दो सेल बन गई, दो सेल बनी और दोनों की पोलैरिटी आधी हो गई, लेकिन अभी भी डीएनए का अमाउंट आधा नहीं हुआ है, तो अब इसीलिए मियोसिस सेकंड करानी पड़ेगी। अब मियोसिस सेकंड जब कराएंगे तो ये इससे दो बन जाएगी और इससे भी दो बन जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी n/c बराबर 23, n/c बराबर 23, ये भी सेम सेम n/c बराबर 23, n/c बराबर 23। इनको बोलते हैं स्पर्मेटो, नहीं अभी साइट नहीं बोलेंगे, इनको बोलते हैं, देखो इनको बोल रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनको बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनको बोलो स्पर्मेटिड, इनको बोलो स्पर्मेटिड। अब इसमें एक और स्टेप होता है, उसको उसको बोलते हैं टेल फॉर्मेशन, और टेल फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलियोसिस। तो ये हो जाएगी क्लियर। अब पढ़ के देखते हैं पूरा, यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं लिखा, यहीं पे जब अंदर बन जाएगा तो बाहर आएगा, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, ये ना। अब पूरा पढ़ के देखिए, हमने और सिस्टमैटिक बता दिया आपको। द स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन द इनर इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ है, और अब वो मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद माइटोटिक डिवीजन कर रही है, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद इंक्रीज इन नंबर, अब वो अपने नंबर को बढ़ा रही है, सही है यहां तक। फिर कह रहा है हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46। सम ऑफ दीज स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कहते हैं कि कुछ इसमें से प्राइमरी कहलाने लगेंगी। कौन कहलाएगा प्राइमरी, जिसका साइज बढ़ गया है। और कह रहा है इसी प्राइमरी oocyte में क्या होने वाला है, मियोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शनल डिवीजन, तभी तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, लेकिन डीएनए का अमाउंट अभी भी आधा नहीं हुआ। और इक्वल सेल बनी कि अनइक्वल, कितनी बनी, दो, और एन हो गई कि 2n। इनको नाम क्या दिया गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से बनती है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है स्पर्मेटिड। अब क्या बोला गया, अब इसमें क्रोमोसोम तो 23 हो गए, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को अभी सेकंड डिवीजन करना है। कोई पूछे क्यों करना है, क्योंकि अभी भी डीएनए का अमाउंट हाफ नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा था, n/2c, n/2c, जबकि डीएनए वो जो गैमेट होते हैं वो होते हैं n/c। तो अब आप बताओ, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल फाइनली बन जाएंगी, जिन्हें क्या बोला है, स्पर्मेटिड। क्या रहा, पूछ रहा है क्रोमोसोम कितने होंगे स्पर्मेटिड में, n होगा, n यानी 23, n यानी 23, 23। अच्छा, अब स्पर्मेटिड को हमें बदलना है किसमें, स्पर्म में। स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
अच्छा, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गई तो स्पर्म का हेड जुड़ गया, धस गया, कहां धसा? सार्टोली सेल में, और फाइनली वहीं से पोषण लेने लगेगा, यानी खाना लेने लगेगा, जो कि हमने नर्व सेल बोला था। जर्म सेल को भी पोषण देता है और स्पर्म को भी पोषण दे रहा है, क्योंकि अब तो जर्म सेल रही नहीं, अब तो स्पर्म बन गया। Finally, released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermiation. अब देखिए, spermiogenesis start at the age of puberty. Spermiogenesis जो होता है start होता है at the age of puberty due to the significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. क्या बोला गया? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है कब? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और लगातार क्या होता है? सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, कौन सा? गोनाडोट्रोपिन का। मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब निकलेगा तभी क्या होगा? स्पर्म बनेंगे। और इसीलिए जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकला था, याद करो। ठीक है, कह रहा है याद करिए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, देखो लिख भी दिया इन्होंने। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीएनआरएच, जब ये जीएनआरएच बढ़ेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश मिलेगा क्या? दो हार्मोन निकालने का, दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एक को एलएच, मेल में एलएच को आईसीएसएच भी बोलते हैं, और दूसरा एफएसएच। देखो एलएच क्या करता है, मैंने अभी बताया था, एल फॉर एलएच, एल फॉर लीडिक सेल पे काम करेगा, और लीडिक सेल से क्या निकलेगा? ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन, एंड्रोजन मेन हार्मोन। एंड्रोजन बदले में क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, यानी एंड्रोजन का काम है स्पर्म बनाना। अब सवाल ये है, तो एफएसएच एक्ट ऑन, एफएसएच कहां पे काम करेगा? सार्टोली सेल पे। अब देखो याद कैसे रहेगा, देखो सार्टोली सेल, ऐसा फैक्टर जो सार्टोली सेल पे काम करेगा और हार्मोन की तरह बिहेव करता है, याद रहेगा, ऐसा फैक्टर जो हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है, सार्टोली सेल पे काम कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे एफएसएच, और यही टेल बनाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यही क्या बना रहा है? टेल लिखा है ना, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, ये कुछ फैक्टर निकालता है, यानी एफएसएच जो है वो सार्टोली सेल पे काम करेगा और कुछ फैक्टर निकाल रहा है। मैंने बोला था ना फैक्टर, और फैक्टर क्या करेगा? टेल फॉर्मेशन। और टेल फॉर्मेशन को हमने क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस। टेल बनने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है कि मैक्रोस्कोपिक? कितने पार्ट होते हैं? 4। ठीक है, अच्छा स्पर्म एनिमल सेल है कि प्लांट सेल? तो सेल वॉल तो होगी नहीं, क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी पूरे स्पर्म के चारों तरफ पाया जाएगा, और स्पर्म के अंदर एक लंबा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, लंबा और हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एंटीरियर पोर्शन जो होता है कैप लाइक दिखता है, आप ये फिगर देखो, एंटीरियर पोर्शन इज कैप लाइक, ये, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम कहते हैं, और यहां पे इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। तो देखिए क्या लिखा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम में ही एंजाइम भरे होते हैं, और यही एंजाइम ओवा की दीवार को तोड़ते हैं, और जब ओवा की दीवार ब्रेक होगी तो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। ठीक है ना, अगर एक बार में एक स्पर्म पेनिट्रेट किया तो अगले स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी हो जाती है। लेकिन अगर एक बार में 2 या 3 चले गए तो तीनों अंदर पहुंच जाएंगे, वो चौथे को नहीं अंदर जाने देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पोलाइडी 2n से ऑड हो जाएगी। अगर 2n से ऑड हो जाएगी तो वो जाइगोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डैमेज हो जाएगा, इनवाइबल हो जाएगा फ्यूचर में। ये क्वेश्चन अभी दिया था। एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। मिडिल पीस, देखो एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? और असंख्य होता है, बहुत सारे संख्या में होता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी लगातार चाहिए, किसके लिए? मूवमेंट के लिए। किसके मूवमेंट के लिए? टेल के मूवमेंट के लिए। टेल किसका बना होता है? सीलिया का कि फ्लैजिला का? सीलिया का कि फ्लैजिला का? 9+2 टाइप होता है कि 9+0 टाइप? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहा है? स्पर्म को मोर्टेलिटी देता है, टेल ही स्पर्म को मोर्टेलिटी देता है, और टेल फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहा है। और जब स्पर्म जब इंटर करता है तो 2 ही चीज अंदर आती है, टेल वगैरह बाहर छूट जाता है, मिडिल पीस बाहर छूट जाता है, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। केवल अंदर एंट्री होती है हेड प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल।
हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, बाकी किसी की एंट्री नहीं होती। एक स्वस्थ ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो आप सोचो जरा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो दो तो करोड़ों में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। जब भी कभी कोइटस होता है तो नॉर्मल फर्टिलिटी के समय करीब 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। 60% जो है वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, और करीब 40% जो बच गए वो वाइग्रस मोटेलिटी के होते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। 60% टोटल का बोल रहा है, वो नॉर्मल शेप के होंगे, ये नहीं कह रहा है। वो पढ़ने में ऐसा लगता है 60% का 40%, ऐसा कुछ नहीं। 60% नॉर्मल शेप के हैं, और जो 40% बचे रह गए वो कैसे हैं, वो ऐसे हो गए वाइग्रस, यानी बहुत तेज होते हैं। स्पर्म एसएफटी से जब बाहर आता है, यानी स्पर्मिएशन जब भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेड बाई एसेसरी डक्ट सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस का जो सिक्रीशन होता है, वास डिफरेंस का जो सिक्रीशन होता है, सेमाइनल वेस्किल का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, वो सारे मिल करके मैचुरेशन एंड मोटेलिटी को मेंटेन करते हैं। मैचुरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म को मेंटेन करते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा विद द स्पर्म इज नोन एज सीमेन, मतलब ये सारी जो डक्ट ने जो लिक्विड निकाला उसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म भी तैरेगा, तो दोनों को मिला के सीमेन बोलते हैं। यानी कि सीमेन माइनस स्पर्म बराबर सेमाइनल प्लाज्मा। अब इन्होंने बोला फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड इज मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी एंड्रोजन। इसको मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन। क्लियर। अब देखिए, चलिए यहां से क्वेश्चन करा देते हैं। बताइए, pouch in which testes are suspended outside the abdominal cavity। फोर्थ, स्क्रोटम कितने डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखिए सेम लाइन ली गई है, तो ये हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन एडल्ट में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा टेस्टिस होता है, सही है। टेस्टिकुलर लोब्यूल आर स्मॉलर कंपार्टमेंट फाउंड इन टेस्टिस। टेस्टिकुलर लोब्यूल छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जो टेस्टिस में पाए जाते हैं, सही है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, तो 1 से 3 होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। और स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन 250 कंपार्टमेंट। हाँ, स्पर्म जो होता है 250 कंपार्टमेंट्स में होता है टेस्टिस, तो ये सही हो गया। यानी हमसे पूछा गया कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है, यानी कि सही पूछा है पहला, दूसरा और पांचवा, गलत पूछा है। एक और दो, तो ये क्या, स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन 250 कंपार्टमेंट एसएफटी होना चाहिए, तो 2 ही गलत हुआ क्योंकि 3 ऑप्शन में ही नहीं है। तो पहला और दूसरा, ये वाला, ये which of following cell present in the mammalian testis from the sperm, पूछा है which of following cell present in the mammalian testis, जो स्पर्म बनाती है, तो स्पर्म बनाने के लिए स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि स्पर्म बनाने की बात कर रहा है। एक सेल में मियोसिस हो रही है और तब जाके वो स्पर्म बना रही है,
यानी कि मेल जर्म सेल, और बी सेल टेस्टिकुलर हार्मोन बना रही है, मतलब इंटरस्टिशियल सेल। आंसर हो जाएगा थर्ड। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है ए, टेस्टिस है। कह रहा है ए टेस्टिस है और 3 से 4 लोब्यूल होता है, गलत हो गया। बी सेमाइनल वेस्किल है, हाँ ठीक है, बी सेमाइनल वेस्किल है। और स्टोरेज ऑफ स्पर्म नहीं करती, गलत हो गया। सी वाज डिफरेंस है, हाँ सी वाज डिफरेंस है। और सी करती क्या है, हेल्प्स इन, ये सही है। और डी देख लेते हैं, डी प्रोस्टेट ग्लैंड है, सही है। लेकिन वो एसिडिक फ्लूइड थोड़ा ना निकालेगा, सारे अल्कलाइन निकलते हैं। इसी तरह से रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए कैरीज द स्पर्म, यूरिन एंड स्पर्म, ये बी होना चाहिए, पहला गलत हो गया। डी सिक्रीट फ्लूइड विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो डी यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो सही है। बी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लैडर एंड एक्सटेंड टू द यूरेथ्रल मेटस, बी यानी यूरेथ्रा की बात कर रहा है, सही है। तो सेकंड भी सही हुआ, थर्ड भी सही हुआ। और सी ओनली कैरीज, ओनली स्टोर्स स्पर्म, तो सी ओनली स्टोर्स स्पर्म गलत हो गया, कैरी करता है, यानी हो गया आपका सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग आर फाउंड इन मेमेलियन टेस्टिस, मेमेलियन टेस्टिस के अंदर की बात कर रहा है, तो टेस्टिस के अंदर की बात कर रहा है। सार्टोली सेल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और लीडिंग सेल, थर्ड हो जाएगा। भाई एपिडिडाइमिस कहां टेस्टिस में चला जाएगा, एपिडिडाइमिस कहां से अंदर चला जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, थोड़ा फिगर नहीं क्लियर है, फिर भी कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देख के बताना है। जैसे फर्स्ट बोल रहा है एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस तो हाँ ए को, ए से मैच हो जाएगा। और डी हो जाएगा आपका वास डिफरेंस से, डी हो जाएगा वास डिफरेंस से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। बी जो है रेटी टेस्टिस से मैच हो जाएगा। सी जो है वो ये रेटी टेस्टिस और ये वासा फ्रेंसिया से मैच होगा। और एफ जो है, नहीं एफ कहां वास डिफरेंस है, एफ तो इससे मैच होना चाहिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल से मैच हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। सार्टोली और रेटी टेस्टिस, ये सार्टोली तो होगा ही नहीं, कोरोना रेडिएटा संबंध नहीं है। ये बताइए, एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस फ्रक्टोज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म एंड स्टूबलेट, तो अगर फ्रक्टोज की बात करें तो सेमाइनल वेस्किल। विच ऑफ फॉलोइंग मेल्स फाउंड आर ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल मेटस, हाँ तो फोर्थ हो जाएगा। अब विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस, ये तो करेक्ट है। ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय लूज स्किन फोल्ड, ये भी से करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि वो लुब्रिकेशन करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल डायरेक्टली ओपन इनटू एपिडर्मिस, गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। ये पूछा है, भरना है यहां पे, तो इज अल्टरनेटिव टर्म फॉर ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इसी से मैच हो गया, पहले से ही मैच हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिम्बरी, इट इज फनल शेप स्ट्रक्चर, गलत हो गया। हाँ ये सही है, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। ये अब इसमें मैच कराना पड़ेगा, क्या पूछा है क्वेश्चन, एग्जामिन द वो, और फिर देख के बताना है। फर्स्ट द वॉल ऑफ यूट्रस अंडरगोइंग साइक्लिकल चेंज, तो जी, फर्स्ट का जी हो जाना चाहिए, चलो ठीक। फिर पूछ रहा है द पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, यानी यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, तो वो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि डी, यानी डी से मैच होगा। हाँ फर्स्ट वाले देखो मैच हो गया, मतलब क्वेश्चन की नई वैरायटी थी वो। इनकरेक्ट पेयर, फिंगर लाइक को पहला करेक्ट है,
ये गलत हो गया, नैरो नहीं था, ब्रॉडर था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कुशन इज द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर एंड मॉन्स प्यूबिस, सही है। मेम्ब्रेन कवरिंग ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज हाइमेन, सही है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग इज क्लाइटोरिस, ठीक है। यूट्राइन लेयर एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम था, तो 4 गलत हो गया। फिर पिकअप द ऑड वन, कौन सा ऑड वन है, यानी इसमें से ऑड वन है, बिलो द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें से पढ़ के देखेंगे तो कौन सा ऑड है। स्क्रोटम, रेटिटेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब और वास डिफरेंस, पहला ही ऑर्डर लग रहा है। इसमें ऑर्ड निकला आपका ये फैलोपियन ट्यूब, क्यों ऑड, तो ये हुआ ना, तो ये हो गया। इसमें हो गया फीमेल में, मेल क्या कर रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा। इसमें देखो स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, एक्रोसोम गलत हो जाएगा, मेल में होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, सेमाइनल वेस्किल, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, तो कौन सा हो जाएगा, टेस्टिस से, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। ये ए है फैट, ए है फैट, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बी है एम्पुला, बी है एम्पुला, बी एरियोला बोल रहा है, गलत हो गया। सी इज वो सी था निप्पल, तो सी निप्पल है नहीं वहां पे, नहीं लैक्टिवेरस डक्ट बोल सकते थे, ये लैक्टिवेरस डक्ट बोल सकते थे, थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये सही है। आगे, द सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड शो, तो सेक्शनल व्यू में क्या क्या दिखाई पड़ता है, हाँ निप्पल दिखाया गया था, एरियोला दिखाया गया था, एल्विलस और डक्ट भी दिखाया गया था, रिब्स भी दिखाया गया था, एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट दिखाया गया था, पहला पहला हो जाएगा, ठीक है। जब भी स्पर्म बनता है तो मैचुरेशन फेज इंक्लूड, मैचुरेशन फेज में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोनोसाइट इनटू स्पर्मेटोगोनिया थ्रू माइटोसिस, द ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू द स्पर्मेटिड वाया मियोसिस। थर्ड, मियोसिस करेंगे नहीं तब तक स्पर्म कैसे मैच्योर होगा, तो ये थर्ड हो जाएगा। ये अर्लीस्ट, कम अर्लीस्ट इन द सीक्वेंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, सबसे पहले क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनिया, ये बताइए। हैव हैप्लाइड स्ट्रक्चर, हैप्लाइड देखो ये 2n है, ये था आपका n, ये n, ये 2n और ये 2n और ये n, यानी n क्या क्या हुआ, ये 2n था, ये n था, ये n था, ये 2n था, ये 2n होगा, ये n होगा, यानी n हुआ आपका सेकेंड एंड सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स, थर्ड ऑप्शन। ये एक बता दीजिए, 25 तक करें। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, और ये 25, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म रिलीज इज नोन एज स्पर्मिएशन, इट अकर्स फ्रॉम विच ऑफ दीज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये आपके हो गए, बाकी कल हो जाएंगे।